हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे या जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से पहले क्रॉस प्रोडक्ट के थ्योरी को समझेंगे और फिर इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए, जो पहला एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k तथा वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, तो a क्रॉस b का वैल्यू निकालिए। तो a क्रॉस b का, वेक्टर a क्रॉस b का जो वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं i j k और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और पहले वेक्टर a है तो यहाँ a का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे 3 2 3 माइनस 1 और उसके बाद फिर b का कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3 और ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। और डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले आप i कैप को लिखिए, i कैप और इनटू i जो है वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए। ये भूल गए, i जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 इसको लिख देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला जो है वो माइनस j लिखेंगे। सबसे पहले i को जो कहते हैं उतारा जाता है, इसका साइन प्लस लेते हैं, फिर j में माइनस लगा करके उतारते हैं और इस बार j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाते हैं। तो j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 1 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं प्लस k, पहले i प्लस i फिर माइनस j फिर प्लस k और k जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाते हैं तो क्या बचेगा 2 3 1 2, ये हो जाएगा 2 3 1 2। इसके बाद i को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन पहले होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 9 और फिर माइनस का साइन लगता है और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2, ये माइनस j तो पहले से है ही, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 6 माइनस का साइन लगेगा और फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस k, इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 4 माइनस का साइन लगेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 ये हो जाएगा 9 और माइनस प्लस 2 तो 9 प्लस 2 11i, ये 6 माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 और ये माइनस 7 तो माइनस 7j और 4 माइनस 3 1 प्लस k। तो यही हम लोगों का a क्रॉस b का वैल्यू निकल गया। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है सदिश a प्लस b तथा a माइनस b में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश निकाले, जहां वेक्टर a का वैल्यू दिया हुआ है और वेक्टर b का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को कैसा सदिश निकालना है, तो एक ऐसा सदिश निकालना है जो a प्लस b और a माइनस b दोनों में से प्रत्येक पर लंबवत हो। एक ऐसा सदिश हम लोगों को फाइंड करना है, निकालना है जो a प्लस b पर भी लंबवत हो और a माइनस b पर भी लंबवत हो। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस b निकाल लेते हैं, फिर a माइनस b निकाल लेते हैं। तो a प्लस b कैसे निकलेगा, a प्लस b, इसमें a और b को जोड़ देंगे तो i प्लस j प्लस k, a और b है i प्लस 2j प्लस 3k, तो a प्लस b इज इक्वल टू i प्लस i 2i प्लस 2j प्लस j 3j k प्लस k 4k और इसको हम लोग मान लिए वेक्टर c माना। तो a प्लस b को मान लीजिए c और अब हम लोग a माइनस b निकालेंगे। तो a माइनस b, पहले a को लिखते हैं i प्लस j प्लस k माइनस b, तो माइनस और b के जगह पर i प्लस 2j प्लस 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा i माइनस i, ये कैंसिल हो जाएगा, j माइनस 2j माइनस j और k माइनस 3k माइनस 2k और इसको मान लेते हैं वेक्टर d।
अब हम लोगों को एक ऐसा सदिश निकालना है जो C और D दोनों पर लंबवत हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी हम लोगों ने देखा है। तो उस थ्योरी में हम लोगों ने ये देखा कि वेक्टर A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा सदिश होता है जो A पर भी लंबवत होता है और B पर भी लंबवत होता है। तो इनडायरेक्टली अगर सवाल में ये पूछा जा रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B में से प्रत्येक पर लंबवत सदिश निकालें, तो वो इनडायरेक्टली वो A क्रॉस B पूछ रहा है या B क्रॉस A भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा सदिश निकाले जो वेक्टर C और D दोनों पर लंबवत है। इसमें यह पूछ रहा है कि लंबवत मात्रक सदिश निकाले। मात्रक सदिश मतलब होता है इकाई सदिश। तो C क्रॉस D के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि C क्रॉस D निकाल लेंगे और C क्रॉस D के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो वो C क्रॉस D के अनुदिश इकाई सदिश निकल जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग C क्रॉस D निकालते हैं। C क्रॉस D इज इक्वल टू, तो यहाँ भी तरीका वैसे ही होगा, पहले I J K लिखेंगे और अब हम लोग पहले C वाले वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो C का कोफिशिएंट कौन है 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 3 4। और फिर D का, तो D का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ -j -2k है, मतलब I का कोफिशिएंट 0 है और J का कोफिशिएंट है -1 और K का कोफिशिएंट है -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि C क्रॉस D इस तरीके से निकलेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो I को हम लोग ज्यों का त्यों लिखे और ये 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -6 और माइनस, और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -4 और एक माइनस पहले से है, तो +4 हो जाएगा -j। इस बार हम लोग J वाला जो है रो और कॉलम, J जिस रो जिस कॉलम है उसको भूल जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग हटा दिए तो बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, -4 और माइनस का साइन लगेगा और 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 0 हो जाएगा प्लस k। तो k जिस रो जिस कॉलम है उसको भूल जाइए, तो 2 मल्टीप्लाइड होगा -1 से, ये हो जाएगा -2 और 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, तो 4 - 6 -2i, ये +4j और ये हो गया -2k। तो ये C क्रॉस D का वैल्यू निकला। और C क्रॉस D एक ऐसा सदिश है जो वेक्टर C पर भी लंबवत है और D पर भी लंबवत है। तो हम लोगों को एक ऐसा सदिश निकालना है जो वेक्टर C और वेक्टर D दोनों पर लंबवत हो, साथ ही साथ हम लोग उसका इकाई सदिश भी निकालना है। तो C क्रॉस D के अनुदिश इकाई सदिश इज इक्वल टू C क्रॉस D डिवाइडेड बाई मॉड C क्रॉस D, क्योंकि वेक्टर A के अनुदिश इकाई सदिश को वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉड A से डिनोट किया जाता है। तो C क्रॉस D यहाँ कितना आया -2i प्लस 4j -2k और डिवाइडेड बाई C क्रॉस D का मॉड, तो इसका मॉड निकालिएगा तो आ जाएगा √(-2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -2i प्लस 4j -2k डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, तो 24 को लिख सकते हैं 2√6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष A111, B123 और C231 है। तो एक त्रिभुज हम लोग के पास दिया हुआ है और इस त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया हुआ है। A का नियामक है 111, B का नियामक है 123 और C का नियामक है 231। और इस त्रिभुज का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है।
तो इसके लिए पहले हम लोग थ्योरी को देखते हैं। तो हमारा थ्योरी क्या है? हमारा थ्योरी ये है कि एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज का अगर एक भुजा के अलॉन्ग सदिश है वेक्टर A और दूसरे भुजा के अलॉन्ग सदिश है वेक्टर B, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू A क्रॉस B का मॉड। यही हमारा फॉर्मूला है। इसको हम लोगों ने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया था। तो इस फॉर्मूले में क्या चाहिए हम लोगों को? तो BA के अलॉन्ग, जो BA के अलॉन्ग वेक्टर है वो वेक्टर A का काम करता है और जो BC के अलॉन्ग वेक्टर है वो वेक्टर B का काम करता है। तो वेक्टर A क्रॉस B का मॉड निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को वेक्टर A का काम कौन करेगा? तो वेक्टर BA यहाँ ये, तो यहाँ भी वेक्टर BA जो है वो A का काम करेगा और वेक्टर BC जो है वो B का काम करेगा। तो पहले वेक्टर A निकालते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू BA। BA कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो वेक्टर A इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है? 1 1 1। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा I प्लस J प्लस K माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B 1 2 3। तो I प्लस 2J प्लस 3K। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये I है और ये माइनस I है, तो I माइनस I कैंसिल हो जाएगा। J माइनस 2J ये हो जाएगा माइनस J और K माइनस 3K माइनस 2K। तो वेक्टर A निकल गया। अब चाहिए वेक्टर B। तो वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होगा? BC। और BC मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो वेक्टर B इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो C का पोजीशन वेक्टर कितना है? 2 3 1। तो ये हम लोग लिखेंगे 2I प्लस 3J प्लस K माइनस और पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये कितना है? 1 2 3। तो I प्लस 2J प्लस 3K। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से 2I माइनस I, तो ये हो जाएगा I 3J माइनस 2J तो प्लस J और K माइनस 3K तो माइनस 2K। और ये हम लोगों का वेक्टर A निकल गया और वेक्टर B निकल गया। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू A क्रॉस B का मॉड। इसको नोट करिए। तो इसके लिए हम लोगों को A क्रॉस B चाहिए, तो A क्रॉस B पहले निकाल लेते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू I J K। पहले A का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो वेक्टर A इज इक्वल टू है माइनस J माइनस 2K। तो I का कोफिशिएंट 0 है, J का है -1, K का है -2। वेक्टर B में I का कोफिशिएंट है 1, J का है 1 और K का है -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू I इंटू यहाँ I जिस रो जिस कॉलम है उसको भूल जाएंगे। तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो +2 और ये माइनस होगा और फिर से 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2 और माइनस +2। तो ये +2 हो गया माइनस J। अब J जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे। तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा और 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2 होगा और माइनस +2 हो जाएगा। तो 0 + 2 प्लस K जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से 0, माइनस का साइन लगेगा और 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस से माइनस +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 + 2 4I माइनस 2J प्लस K। तो A क्रॉस B का हम लोग मॉड निकालेंगे। √4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 16 + 4 20 + 1 ये हो जाएगा √21 और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मॉड A क्रॉस B।
यहाँ से इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू है √21 और डिवाइडेड बाई 2, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर a इज इक्वल टू 3i + j + 4k तथा वेक्टर b इज इक्वल टू i - j + k है। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी संलग्न भुजाएं मान लेते हैं ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b। तो दो भुजाएं एक वेक्टर a के अलॉन्ग है, ab के अलॉन्ग वेक्टर a है और ad के अलॉन्ग वेक्टर b है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का a क्रॉस b का मॉड। इस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने अपने पिछले वाले थ्योरी वाले लेक्चर में इसको डिराइव किया था। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, a क्रॉस b, मॉड a क्रॉस b जो निकालेंगे वो इसका क्षेत्रफल देगा। तो यहाँ जो है हमारा प्रॉब्लम, उसमें समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मीन्स लगातार भुजाएं दी हुई हैं a b c d। तो किसी एक को वेक्टर a मान लीजिए और दूसरे को वेक्टर b मान लीजिए। तो वेक्टर a इज इक्वल टू 3i + j + 4k, और जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर b वो आप यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। ये वेक्टर ad और bc दोनों सेम वेक्टर हैं। तो वेक्टर ad यहाँ लिखिए, वेक्टर b बराबर यहाँ लिखिए या bc के पास लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर b इज इक्वल टू है i - j + k। तो हम लोगों को क्या चाहिए एरिया के लिए, a क्रॉस b का मॉड। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम लोगों को a क्रॉस b निकालना होगा, i j k। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है। तो i j k पहले a के कोएफिशिएंट को लिखेंगे तो 3 1 4, फिर b के 1 - 1 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू i। अब यहाँ जो i जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 माइनस का साइन लगेगा और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -4 होगा और माइनस पहले से है तो +4 हो जाएगा। -j, j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 3 - 4 ये हो जाएगा -1, या इसको ऐसे लिख देते हैं 3 - 4 + k, और k जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -3 और -1 ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं +k। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -3 और -1। तो a क्रॉस b का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 4 + 1 5i, 3 - 4 -1 और -1 प्लस j -3 -1 -4k। तो a क्रॉस b का वैल्यू निकल गया। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे, इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है मॉड a क्रॉस b। एरिया इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड। तो इसका मॉड जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 + 1 17, और 25 और 17 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 42 आ जाएगा, √42, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यह प्रूव दैट a क्रॉस b + c प्लस b क्रॉस c + a प्लस c क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 0 हम लोगों को प्रूव करना है। तो आप पहले LHS को लेके चलिए। ये क्या है, a क्रॉस b + c प्लस b क्रॉस c + a प्लस c क्रॉस a + b, यही हमारा LHS है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस
ये b मल्टीप्लाई होगा c से, तो b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c मल्टीप्लाई होगा a से, तो c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू a क्रॉस b को ऐसे ही छोड़ दीजिए, a क्रॉस c को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, b क्रॉस c को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, और b क्रॉस a के सीक्वेंस को बदलिए, क्रम को बदल दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब क्रम को बदलते हैं तो माइनस आ जाता है, तो माइनस, और b क्रॉस a है तो इसके सीक्वेंस को बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस a क्रॉस b। यहाँ भी इसके क्रम को बदलिए, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा a क्रॉस c, और ये भी हो जाएगा माइनस b क्रॉस c। अब आइए, a क्रॉस b यहाँ प्लस में है और a क्रॉस b माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। a क्रॉस c प्लस में है और a क्रॉस c माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। b क्रॉस c प्लस में है और b क्रॉस c माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा जीरो प्रूव हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस j, वेक्टर b इज इक्वल टू i/2 प्लस 3j/2 प्लस k है, तो सदिश c निकालें जो a क्रॉस c इज इक्वल टू 4b तथा a डॉट c इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करता है। तो इस टाइप का जो सवाल है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर जी मेंस और एनडीए। तो जी मेंस में इस तरीके का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है, और एनडीए में भी ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसमें वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, हम लोगों से वेक्टर सी पूछ रहा है, और जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए क्रॉस सी इक्वल टू 4b तथा ए डॉट सी इक्वल टू 1 को संतुष्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना वेक्टर सी बराबर क्या माना जाए, xi प्लस yj प्लस zk। अब किसी भी तरीके से x y z का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो वेक्टर c निकल जाएगा। अब x y z फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन दिया हुआ है कि a क्रॉस c इक्वल टू 4b है। तो पहले हम लोग a क्रॉस c निकालते हैं, a क्रॉस c। तो इसके लिए यहाँ i j k, पहले वेक्टर a के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो वेक्टर a का कोफिशिएंट है 3i माइनस j, i का कोफिशिएंट है 3, j का है -1 और k नहीं है, मतलब k का कोफिशिएंट 0 है। c बराबर x y z, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, a क्रॉस c इक्वल टू i को जो का त्यों छोड़ते हैं, i जिस रोज इस कॉलम में भूल जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा z से, माइनस z, माइनस का साइन लगेगा, और 0 मल्टीप्लाई होगा y से, तो 0 हो जाएगा, माइनस j, j जिस रोज इस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, इसको भूल गए, 3 मल्टीप्लाई हुआ z से, तो 3z, माइनस x मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो 0 प्लस k, k जिस रोज इस कॉलम में है उसको भूल जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा y से, ये हो जाएगा 3y, माइनस और x मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -x और माइनस पहले से है, तो प्लस x। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, a क्रॉस c इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस zi माइनस 3zj, और ये हो जाएगा प्लस x प्लस 3y k। तो a क्रॉस c का वैल्यू निकल गया। अब a क्रॉस c जो है वो किसके बराबर है, 4b के बराबर। तो पहले हम लोगों को 4 इंटू बी निकालना होगा, तो 4 इंटू बी, तो 4, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i/2 प्लस 3j/2 प्लस k। इसको लिख देते हैं i/2 प्लस 3j/2 प्लस k। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4b इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे i/2 से, ये हो जाएगा 4 इंटू i/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 3j/2 से, तो प्लस 4 इंटू 3j/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा k से, तो 4k हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, हाँ 2, और यहाँ से भी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4b इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 2i प्लस ये हो जाएगा 6j, 2 मल्टीप्लाइड 3, 6j प्लस यहाँ 4k,
और अब हम लोग a क्रॉस c का वैल्यू भी निकल गया, 4b का वैल्यू भी निकल गया, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर देंगे तो वहां से कुछ रिलेशन आ जाएगा, या हो सकता है कि x y z का डायरेक्ट वैल्यू ही आ जाए। इसको नोट करिए। तो अब आइए तो यहां से देखते हैं a क्रॉस c में i का कोफिशिएंट है -z। इसको ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं प्रश्न से। a क्रॉस c इज इक्वल टू 4b। तो a क्रॉस c यहाँ है -zi प्लस -3zj प्लस x प्लस 3y k, और ये इज इक्वल टू है 2i प्लस 6j प्लस 4k। ये हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 4k। इसको इक्वेट कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो बताइए कि यहाँ i का कोफिशिएंट है -z, तो -z इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ से z इज इक्वल टू -2, डायरेक्ट z का वैल्यू आ गया। j का कोफिशिएंट है -3z और इज इक्वल टू j का वैल्यू है 6, j का कोफिशिएंट है 6, तो z इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से भी z का ही वैल्यू आया, तो z का वैल्यू तो ऑलरेडी -2 आ गया है, इस इक्वेशन से भी z का वैल्यू -2 ही आया। और अब k के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू k का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ से z का वैल्यू तो आ गया, लेकिन x का एक इक्वेशन आया, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x और y में एक समीकरण आ गया। अब x और y में एक और समीकरण कहाँ से आएगा? तो प्रश्न से एक और कंडीशन दिया हुआ है, और वो है a डॉट c इज इक्वल टू 1। तो a डॉट c इज इक्वल टू 1 करेंगे तो एक इक्वेशन और आएगा, तो a डॉट c का वैल्यू निकालिए। तो a का वैल्यू कितना था? a का था 3i माइनस j डॉट c का वैल्यू कितना था? xi प्लस yj प्लस zk, और a इज इक्वल टू 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट में i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा x से 3x, और j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा y से, तो -y, और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ k का कोफिशिएंट 0 है, k नहीं है मतलब k का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ z से 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको मान लिया समीकरण 2। बताइए समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। फिर समीकरण 2 को लिखते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये -3y हो जाएगा, और ऐड कर दीजिए तो +3y और -3y ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो 9x और प्लस x, तो 10x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 प्लस 4 7, तो x इज इक्वल टू हो गया 7/10। और अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का वैल्यू रखिए, तो यहाँ है x, तो ये हो जाएगा 7/10 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7/10, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, 40 माइनस 7, तो 33, 33/10 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 11/10। तो x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया, और z का वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुका है। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो वेक्टर c हो जाएगा वो क्या होगा, जरा देखते हैं। वेक्टर c बराबर हम लोग क्या माने थे?
वो था xi प्लस yj प्लस zk। तो x का वैल्यू कितना निकला 7/10 i प्लस y का वैल्यू 11/10 j और z का वैल्यू -2। तो -2k। थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर भी हम लोग आंसर दे देंगे तो कोई बात नहीं है, वो भी सही होगा। और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 7i प्लस 11j और माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 20k। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, यदि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। इसकी सहायता से ये प्रूव करना है। तो ये जरा देखते हैं कैसे प्रूव होगा। गिवन आपका क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका गिवन कंडीशन है। अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर a के साथ, एक बार वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेक्टर b के साथ और फिर वेक्टर c के साथ। तो a प्लस बी में वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, तो बराबर के दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 में वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए। अब इसको a क्रॉस a होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो a क्रॉस a प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, और 0 में वेक्टर a से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। a क्रॉस a का वैल्यू 0। इसके सीक्वेंस को चेंज करिए, क्रम को बदलिए। तो b क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a तो है ही इज इक्वल टू 0। ये माइनस a क्रॉस b को उधर भेजिए, तो c क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। पुनः फिर से उसी कंडीशन को लेकर चलिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस बार दोनों तरफ वेक्टर b के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो a प्लस बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 क्रॉस वेक्टर b। अब आइए इसको पहले नोट करिए। चलिए तो अब यहां से a क्रॉस b, ये वेक्टर a जो है वो वेक्टर b से मल्टीप्लाई होगा, तो a क्रॉस b प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाई होगा वेक्टर b से, तो b क्रॉस b प्लस वेक्टर c मल्टीप्लाई होगा b से, तो c क्रॉस b इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होगा b से तो 0 हो जाएगा। a क्रॉस b को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस b क्रॉस b का वैल्यू होता है 0, और इसके सीक्वेंस को बदलिए c क्रॉस b को, तो ये हो जाएगा माइनस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c, ये आ गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, c क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b, और यहाँ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। तो समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में a क्रॉस b जो है वो किसके बराबर है, c क्रॉस a के, और यहाँ a क्रॉस b जो है वो किसके बराबर है, b क्रॉस c के। तो a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a है, और a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c है। इसका मतलब कि c क्रॉस a और b क्रॉस c बराबर होगा, तो c क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस c, और ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू a क्रॉस b से, मतलब ये तीनों बराबर होगा। ये इक्वल है इसके, a क्रॉस b इक्वल है c क्रॉस a के, और a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस c के। इसका मतलब कि b क्रॉस c इक्वल होगा c क्रॉस a के, और ये दोनों इक्वल होगा a क्रॉस b के। तो इस आधार पर हमारा c क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b, ये प्रूव हो गया। इसको नोट करिए।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल था वो सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके आधार पर आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 ये आपका पूरा बन जाएगा। तो एनसीईआरटी का 10.4 इसको बनाइए और जो डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।